नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। शपथ लेते ही, सीएम बनते ही देवेंद्र फडणवीस के सामने एक बड़ा संकट आने वाला है। आज जो कुछ भी हुआ है वो जब 6 तारीख को होगा और 6 तारीख को मुकदमे होंगे तो महाराष्ट्र कैसे रिएक्ट करेगा ये देखने वाली बात होगी। एक गांव में बैलेट से मतदान होने की तैयारी हुई। बैलेट पेपर से एक गांव में मतदान की तैयारी हुई। पूरा देश हिलने लगा। राजीव कुमार की कुर्सी हिलने लगी। मोदी और शाह के पसीने छूटने छूटने लगे। पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया। अब एक गांव से जो हमने कहा था, देखिए हूबहू ये जो है सच होता दिख रहा है। एक गांव से उठी वो चिंगारी अब महाराष्ट्र के 2 गांवों में पहुंच चुकी है। ये चिंगारी सोलापुर से अकोला पहुंच चुकी है। जैसे ही सीएम पद की शपथ लेंगे देवेंद्र फडणवीस, उसके बाद इधर शपथ और उधर मतदान, कागज से मतदान। जो मतदान का बक्सा होता है वो बक्सा रेडी हो चुका है, तैयार हो चुका है। मैं पूरी खबर आपको पहले डिटेल में बताऊंगा, फिर इस पर एक एक्सपर्ट कमेंट हम लेंगे, लेकिन पहले पूरी खबर डिटेल में सुनिए क्योंकि खबर जानना जरूरी है और फैक्ट्स खबर की जो है वही सबसे महत्वपूर्ण है, वही जान है न्यूज में। और ये कैसे तैयारी, दरअसल इसमें भी एक पत्रकार की बहुत बड़ी भूमिका है। महाराष्ट्र के सबसे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं अभी आज की तारीख में, उनमें से एक है प्रकाश पोहरे साहब। प्रकाश पोहरे को आपने अलग अलग यूट्यूब मंच पर भी देखा होगा और प्रकाश पोहरे साहब के अपने चैनल पर आपने अशोक वानखेड़े जी को भी देखा होगा। प्रकाश पोहरे मराठी पत्रकारिता के एक सशक्त हस्ताक्षर हैं। उन्होंने कदम बढ़ाया है और ये जब तैयारी हो रही थी उससे पहले हम तक खबर आ गई थी, लेकिन गांव का नाम और डिटेल फैक्ट्स नहीं आए थे, इसलिए खबर आप तक लाने में देरी हुई। दरअसल प्रकाश पोहरे साहब ने जब ये मार्कड़वाड़ी में मतदान की तैयारी हुई, उसको रोका गया जबरिया, उसके बाद ही मन उन्होंने बना लिया था कि अब मैं करूंगा इसे, मैं करके दिखाऊंगा, मुझे डालो जेल में, मुझ पर करो मुकदमा। आखिरकार प्रकाश पोहरे साहब ने इसकी जो पूरी तैयारी की, देशोन्नति नाम से समाचार पत्र समूह है, उसके मुखिया हैं, प्रमुख हैं प्रकाश पोहरे। उन्होंने 2 सीटें चुनी, 2 गांव चुने हैं। वो बालापुर क्षेत्र जो है वहां का एक तुलजापुर गांव है, तुलजापुर। तुलजापुर को चुना। उसके अलावा एक और है पातुर तहसील, इसी जो है विधानसभा क्षेत्र में पातुर तहसील है, वहां का बेलतला गांव है। इन दोनों गांवों में मॉक पोल किया जाएगा। ये मॉक पोल जो मार्कड़वाड़ी था उससे थोड़ा अलग होगा। मार्कड़वाड़ी में बैलेट पेपर छपवाए गए थे और बाकायदे चुनाव अधिकारी जो है बिठा करके, जैसे बैलेट वाले दौर में उस युग में मतदान होता था हूबहू वैसे ही करने की कोशिश थी। लेकिन उससे कुछ यहाँ पर अलग किया गया है। इसको तकनीकी रूप से भी मुझे लगता है ये समझा होगा उन्होंने कि चुनाव की प्रक्रिया को प्राइवेट मतलब निजी तरीके से कराए जाने पर किसी को आपत्ति हो सकती है। तो इसलिए चोर सिपाही की जैसे पर्ची बना करके खेल खेलते थे, तो वैसे ही खेलेंगे। अब इस पर भी आपत्ति दर्ज कराओगे तब देखते हैं न्यायालय क्या करता है, न्यायपालिका क्या करता है, फिर उधर का भी रास्ता खुलेगा। तो मैं पूरा सिस्टम बताऊं कैसे होगा। दरअसल तुलजापुर गांव में 12 बजे से 2 बजे तक 2 घंटे मॉक पोल है और बेलतला गांव में ये दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक मॉक पोल होगा। इसमें मतदान पेटी के रूप में जो मैंने कहा जो बक्से तैयार हैं, 2 बक्से रखे जाएंगे। एक पर लिखा जाएगा महायुति और वहां पर मोदी और देवेंद्र फडणवीस की तस्वीर लगा दी जाएगी और दूसरे पर एमवीए लिखा जाएगा। उस पर राहुल गांधी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे की फोटो लगा दी जाएगी। यहाँ बैलेट पेपर का इस्तेमाल नहीं होगा, न तो उम्मीदवार के नाम होंगे। बस क्या करना है, मैंने कहा जैसे ना पर्ची वाला खेल, ये पर्ची वाले खेल से ये बड़ा मुझे लगता है कि प्रकाश पोहरे साहब ने बड़ा सोच विचार करके किया है। इसमें वोट डालने के लिए एक पर्ची अपनी कहीं से भी आदमी पर्ची लेकर के घूमता है ना, फोन नंबर लिखने के लिए। पर्ची पर बस उसे अपना नाम लिखना है और अंगूठा लगा देना है और लाना है। किस में डालना है उसे तय करना है। उसे एमबीए वाले में डालना है जिस पर शरद पवार, उद्धव ठाकरे
और राहुल गांधी की फोटो है, या मोदी और फडणवीस वाले बक्से में डालना है। दोनों बक्सों में से किसी एक बक्से में जिस पे उसका मन हो, मर्जी हो, उस पे डाल दे। 2 घंटे में फटाफट खटाखट, इसमें लंबी कोई जो है प्रक्रिया नहीं होगी। फटाफट ये पूरा का पूरा मामला निपट जाएगा और उसके तुरंत बाद दोनों बक्से खोलना और गिन लेना है। इसमें पर्ची छाँटने में भी नहीं टाइम लगेगा कि छाँट करके अलग करो कौन किसको वोट दिया। वो डब्बा खोलो, उस डब्बे में कितना है वो महायुति का वोट है, और एमवीए वाले डब्बे में कितना वोट है वो अघाड़ी का वोट है। सामने सब कुछ बिल्कुल सामने आ जाएगा। इसके अलावा इससे एक कदम और आगे 6 तारीख को जो ये वोटिंग होगी, उससे पहले 5 दिसंबर को यानी शपथ विधि के दिन ये विदर्भ में दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक काली पट्टी लगा करके आंदोलन की घोषणा भी की गई है। पूरे विदर्भ में काली पट्टी दोपहर 1 से 3 2 घंटे के लिए काली पट्टी बांधेंगे लोग, और गांधी के साथ-साथ अंबेडकर, बाबा साहब की प्रतिमा और बापू की प्रतिमा के सामने जाकर के प्रदर्शन करेंगे। ये जिस वक़्त शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोरों पर होगी, मंच पर जाकर के शपथ विधि की, बिल्कुल शपथ विधि के लिए अपना सूट बूट जो है और जूता पॉलिश करके तैयार हो रहे होंगे फडणवीस, उसी समय काली पट्टी बांध करके बाकायदे जो है वहां पर प्रदर्शन पूरे विदर्भ में हो रहा होगा। ये विदर्भ है जहां पर ये सभी जितने राजनीतिक पंडित हैं, सबने कहा था कि इस विदर्भ में भाजपा को, महायुति को बड़ा धक्का लगेगा। प्रकाश पोहरे साहब तो उस क्षेत्र के एक-एक गांव-गांव, तालुके-तालुके की खबर रखते हैं, वहां के नब्ज को समझते हैं। और जो कुछ भी हुआ उससे इस कदर आहत हुए हैं कि उन्होंने पूरी रणनीति बना दी है, और ये प्रकाश पोहरे साहब ने ही ये पूरी पहल की है, चाहे वो जो है काली पट्टी वाली पहल हो या फिर ये मॉक पोल वाली पहल हो। ये सब कुछ 5 तारीख से शुरू हो जाएगा, यानी 5 तारीख को 1 बजे से पहले काली पट्टी और फिर 6 तारीख को मॉक पोल। अब ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है कि 200 लोगों पे एफआईआर करने के बाद मार्कड़वाड़ी में 200 लोगों पे एफआईआर हुई है। वहां पे बैलेट पे मतदान नहीं हो पाया, लेकिन 200 लोगों पे एफआईआर हुई है। 200 लोगों पे एफआईआर के बाद अब तो 2 गांव हैं। अब तो बेलतला और तुलजापुर 2 गांव हैं। इन दोनों गांवों में कितनों पर एफआईआर होगी? और सबसे बड़ी बात कि देशोन्नति के जो मुखिया हैं प्रकाश पोहरे जी पर क्या कार्रवाई करेगी? क्या सरकार प्रकाश पोहरे को जेल में डाल देगी? प्रकाश पोहरे महाराष्ट्र के कोने-कोने के लिए कहीं भी ये नाम ऐसा नहीं है कि इस नाम को पहचान की जरूरत हो, इस नाम को का परिचय देना पड़े। तो क्या प्रकाश पोहरे को जेल में डाल देगी? प्रकाश पोहरे पर कौन-सी धाराएँ लगा देगी? पर प्रकाश पोहरे को देश विरोधी और संविधान विरोधी क्या बता देगी सरकार? और सबसे बड़ी चुनौती कि जो मार्कड़वाड़ी गाँव में हुआ है, उस वक़्त फडणवीस सीएम नहीं थे। फडणवीस के सीएम बनते ही असली संकट तो फडणवीस पर आएगा, कि फडणवीस या तो होने दें, गाँव दर गाँव ये सिलसिला, और अगर दमन करते हैं, तो फिर अब दमनकारी जो होगा वो वहीं पर महाराष्ट्र में ही जनता के सामने मौजूद होगा। अब कोई संदेह दिल्ली वालों पर नहीं होगा कि मोदी और शाह करवा रहे हैं। खैर, राजीव कुमार बचेंगे कैसे जब ये सिलसिला शुरू हो चुका है? ये भी बड़ा सवाल है। इस सब के बीच ये पूरी मुहिम को शुरू से ही, जब से मशीन को लेकर के संदेह पैदा हुआ, तब से इस मशीन के खिलाफ जो है बिगुल बजा रहे, लगातार बिगुल बजा रहे, प्रत्याशियों के कान में जाकर के आवाज कर रहे, चीख करके आवाज कर रहे कि कोई तो सुने। वो हैं राजशेखर राव। राजशेखर राव साहब जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और आज भी ये खबर जब अकोला वाली जो मैं आपके साथ ला रहा हूँ, इस खबर को भी वो दोपहर 2 बजे के आस-पास ही इस खबर से अवेयर हो गए थे। लेकिन पूरी जानकारी फैक्ट्स नहीं आ पा रहे थे। मैं कंट्रोल रूम को कहूँगा कि राजशेखर राव साहब को ज़रा जोड़ लीजिए चर्चा में। राव साहब, आपने 2 बजे ही खबर, ये करीब-करीब 2 बजे के आस-पास आपने फ़ोन किया कि अकोला में भी 2 गाँव में होने जा रहा है। बस ये था कि उसके फैक्ट्स पूरे नहीं आ पा रहे थे। पूरा डिटेल गाँव, नाम, प्रोसेस की क्या प्रोसेस होगा, प्रोसेस भी बदला है।
मुझे लगता है सबसे पहले प्रोसेस की हमको चर्चा करनी चाहिए। ये प्रोसेस चेंज क्यों किया होगा? प्रकाश पोहरे जी ही इसके पूरे थिंक टैंक हैं। क्यों चेंज किया होगा प्रोसेस? नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। मेरे ख्याल से सभी उम्मीदवारों को जिनको कम मात्रा में वोट मिले उनको हटा के एक जनादेश, मतलब दो ही तरफ आपके बैलेट पेपर में सारे नाम होंगे तो ज्यादा कंफ्यूजन होगा। उसके बजाय दो ही नाम के ऊपर उन्होंने किया, वो बहुत बढ़िया किया। आपको सबसे ब्रेकिंग न्यूज एक और दे देता हूं, दोपहर के बाद एक और ब्रेकिंग न्यूज दे देता हूं। अकोला से बगल में लगा हुआ अकोट में भी ये होने जा रहा है। अच्छा। हाँ, अकोला सिटी के बगल में एक और गांव चुनावी क्षेत्र है अकोट। वहां पर भी इस तरह का बैलेट पेपर का पोलिंग की आयोजना की जा रही है। मेरे ख्याल से 4-5 पोलिंग स्टेशनों पर एक प्रक्रिया होने की संभावना है। उनके भी सलाह मशवरा हो रहा है, तो बैठ के बात कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से गोंदिया के अग्रवाल साहब शायद वो भी इसमें रुचि ले रहे हैं। मतलब जब ये न्यूज हमने ब्रेक किया है और मैंने सभी लोगों को शेयर किया है, वहां से मेरे को इनपुट्स आ रहे हैं कि हम भी इसके लिए तैयार है। जो हम दोपहर वाला अकोला वाला मैसेज मैंने 288 उम्मीदवारों को भेज दिया, एमबीए के 288 एमबीए उनके व्हाट्सएप पे नंबर पे भेज दिया, तो मेरे को प्रतिक्रिया आने लगी कि हम भी इसमें रुचि लेंगे। तो ये महाराष्ट्र भर में होगा। अभी धीरे धीरे ही सही, हफ्ते भर 10 दिन में भर मेरे ख्याल से पूरे महाराष्ट्र में ये तेजी पकड़ेगी। नंबर 1। नंबर 2, इस प्रक्रिया पर तो मैं पोहरे साहब को सैल्यूट करता हूं, और इसके पीछे उनकी जो सोच है, लोगों को जागरूक करने का उनका जो दृढ़त्व है। मतलब वैसे बुजुर्ग लोग जो स्वतंत्रता की वैल्यू चाहते हैं, वो देख चुके हैं, उसकी कीमत जानते हैं, डेमोक्रेसी का वैल्यू जानते हैं, वही कुछ लोग कर सकते हैं। जो लोग दिल से मतलब ऐसे चुनाव का परिणाम कुछ और है, निकल रहा कुछ और, तो उनको दिल को चोट पहुंचेगी। हेमंत अत्री जी जो पत्रकार है हरियाणा से, मैं उनके चेहरे पर देख चुका हूं, क्योंकि मैं वो दुख महसूस कर चुका हूं। 4 जून को जब आंध्र प्रदेश के विधानसभा और लोकसभा के चुनाव परिणाम आ रहे थे, जो दर्द हरियाणा के वासी 8 अक्टूबर को महसूस कर रहे थे, और 23 नवंबर को जो महाराष्ट्र के वोटर महसूस कर रहे थे, वो दर्द मैं 4 जून को महसूस किया। मैं तभी से मैं लगा हूं ईवीएम के पीछे। नहीं, हमको आपने कहा हेमंत अत्री, हम लोग तो रेगुलर साथ में पूरे हरियाणा चुनाव में साथ में हमने चर्चाएं की। हमारे अच्छे मित्र हेमंत अत्री हैं। अभी भी महाराष्ट्र के चुनाव के बाद हम लोग तमाम खबरों को सामने लेकर के आए। उनकी बात मैं करूं, उसके अलावा महाराष्ट्र की अगर बात करें तो तमाम पत्रकार, ये पत्रकार ऐसे नहीं लोग कह देते हैं चाइनीज एजेंट और ये ग्राउंड की रियलिटी को बड़े करीब से देखने वाले लोग हैं। और महाराष्ट्र में जो आपने कहा बुजुर्ग, मैं प्रकाश पोहरे साहब को तो सल्यूट करता हूँ। उनको तो निजी तौर पर भाव के जरिए हम जानते हैं, क्योंकि हम लोग बिल्कुल पूरे दिन 24 घंटे में 16 घंटे साथ काम करते हैं, हम और भाऊ अशोक वानखेड़े जी। तो पोहरे जी को वैसे जानते हैं। पोहरे जी बुजुर्ग होकर के भी वो क्रांति की मशाल उठाने जा रहे हैं। वैसे ही पूना में आप देखिए, मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूँ कि इस देश के युवाओं के पर थोड़ा सा मेरा है आप उनको लेकर के ऐतराज। वो जो है वो इस समय मस्जिदों में मंदिर तलाशने में लगे हैं इस देश के युवा, और वो पता नहीं कौन से किस ब्रांड का क्या चाटे हुए हैं कि सबको जो है वो होता है ना कि एक नशा सा उनको लग रहा है। वो राष्ट्रवाद के मतलब को भी नहीं समझ पा रहे हैं। मैं सबको नहीं कह रहा, लेकिन जो तमाम ऐसे लोग हैं वो राष्ट्रवाद को नहीं समझ पा रहे हैं। वो देशभक्ति क्या होती है, राष्ट्रवाद क्या होता है, उसको राष्ट्र का मतलब वो मोदी जानते हैं, और मोदी भक्ति को राष्ट्रवाद मानते हैं, देशभक्ति मानते हैं। बाबा आढ़ाव, पूना में बाबा आढ़ाव 2 दिन बैठे। जब शरद पवार उनके पास मिलने गए, फिर नाना पटोले, उद्धव ठाकरे, सब ने उनसे संपर्क किया। वो भी बिल्कुल ये मशीन से जो नतीजे आए हैं, उन नतीजों से बहुत आहत हैं बाबा आढ़ाव। 90 साल के बाबा आढ़ाव, बहुत सारे लोग जो वो कहते हैं चलो ठीक है, राजशेखर राव चाइनीज एजेंट हो गए, देशद्रोही हो गए, आशीष चित्रांशी देशद्रोही हो गया। बाबा आढ़ाव 90 साल की उम्र में उन्हें क्या चाहिए भाई?
आपने वो 80 साल 78 साल के अन्ना को देखा था तो सब में लगा था कि हमारे पिता जैसा एक बुजुर्ग दादा जैसा, पिता जैसा, जिसको जो उम्र जिसकी रही हो, वो देश बचाने निकला है। 90 साल के बाबा अढ़ाव को क्या चाहिए? उन्हें कोई क्या दे देगा? क्या दे देगा बाबा अढ़ाव? 90 साल, राव साहब 90 साल उम्र है और वो वहां पे अनशन पे बैठ गए पूना में, क्योंकि वो महाराष्ट्र को जानते हैं, महाराष्ट्र की तासीर को जानते हैं, महाराष्ट्र के मूड को जानते हैं। वो देश में क्या हो रहा है उसको देख रहे हैं, मशीन में क्या हो रहा है उसको देख रहे हैं, जन आकांक्षाओं को कैसे कुचल दिया जा रहा है उसको देख रहे हैं, जनादेश को कैसे बदल दिया जा रहा है उसको देख रहे हैं। तो ये सवाल है कि क्या वैसे भी लोग कहते हैं कि जिस ओर जवानी बहती है, लोग कहते हैं ऐसा कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, लेकिन मैं इससे थोड़ा जुदा अपनी राय रखता हूं। इस देश में, जिस देश में क्रांति नहीं हुई, इस देश में जब पहला सबसे बड़ा आजादी के बाद आंदोलन हुआ, तब भी एक बुजुर्ग ने, उस बुजुर्ग को भी कुछ नहीं, न सत्ता भोगा न कुछ, जयप्रकाश नारायण लोकनायक, एक बुजुर्ग ने ही दिशा दी थी। और फिर कुछ बुजुर्ग आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो पोहरे साहब हों। मुझे तो इस बात का गर्व है कि पोहरे साहब पत्रकार हैं। इस बात से मुझे अतिरिक्त एक प्रसन्नता है, मैं गर्व महसूस कर रहा हूं कि आखिरकार एक मशाल लेकर के अगर एक बुजुर्ग चला तो वो पत्रकार निकला। सबसे पहले तो इसके लिए मैं प्रकाश पोहरे साहब को सलूट करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज वैसे भी निजी तौर पर हमारे बड़े हैं तो प्रणाम करते रहे, लेकिन आज फिर स्पेशली प्रणाम करता हूं कि पत्रकारिता जगत से एक बुजुर्ग आदमी ने मशाल थामी है। बाबा अढ़ाव को प्रणाम करते हैं। तो क्या ये बुजुर्ग ही अब इस बार फिर एक नए आंदोलन की पटकथा लिख रहे हैं? जी, जी। आपको याद होगा हमने भी एक प्रस्ताव रखा था 4-5 दिन पहले कि एक टेंट में एक गांव के वोटरों को इकट्ठा करें और 10-10 रुपए का स्टैम्प पेपर के ऊपर उनका एफिडेविट ले कि वो उनका नाम, पता, उनका वोटर आईडी नंबर, उनका सीरियल नंबर, वोटर लिस्ट में उनका सीरियल नंबर, पोलिंग स्टेशन नंबर लिख के, उन्होंने जिस उम्मीदवार को वोट दिया, कौन से उम्मीदवार का नाम, उसका पार्टी और उसका पार्टी का चुनाव चिन्ह लिख के वो एक 10 रुपीज स्टैम्प पेपर पर एफिडेविट करेगा। बाजू में एक नोटरी बैठा होगा, 1 बाय 1 सबका नोटरी करेंगे। फिर तीसरे काउंटर में आप जैसे मीडिया सेंटर रहेगा, वहां जाके उम्मीदवार बोलेगा, देखिए ये मेरा चुनावी चिन्ह है, सॉरी मेरा निशानी है, वोट डालने का प्रमाण है, मेरा वोटर आईडी ये है, मैंने फलाना पार्टी को वोट दिया, मैंने लिखित रूप में एफिडेविट दी, उसकी नोटरी भी करवाई, ताकि ये नोटरी, मतलब सुप्रीम कोर्ट ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि ईवीएम में धांधली होती है। तो कानूनी अगर हम कुछ पहल करना चाहते हैं तो कानूनी जो उसका जो महत्व रखता है वो एक एफिडेविट होगा और उसका नोटराइज्ड एफिडेविट होगा और उसका मीडिया के सामने वो कहेगा कि मैं किसी दबाव के बगैर, वो नोटरी भी लिखेगा कि मैं किसी दबाव के बगैर एक कार्यक्रम में मैंने हिस्सा लिया और मीडिया में भी बोलेगा कि मैं किसी दबाव के बगैर ये कर रहा हूं और मैं चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और ईवीएम को हटाने के लिए ये काम कर रहा हूं, क्योंकि ईवीएम का जो फैसला है और हमने जो वोट दिया है उसकी दिशा में नहीं दिखाती, इसलिए मैं इस कार्यक्रम में हिस्सा हूं। तो वैसे पूरे एफिडेविट हम जमा करेंगे उस पोलिंग स्टेशन के और उसको गिनती करके हम बताएंगे कि देखो भाई परिणाम ये है और एफिडेविट ये कह रहे। ये कार्यक्रम भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा खर्चा वाला मामला है, क्योंकि हर एक वोटर को 10 रुपीज स्टैम्प पेपर उपलब्ध कराना है, फिर एक दिन के लिए नोटरी को वहां बिठाना है, 3-4 मीडिया पर्सन को वहां लेके आना है, एक टेंट डालना है, ये पूरा एक खर्चे का मामला है। लेकिन जो है ना, इसका जो कानूनी ये है जो ना, अब मान लीजिए बैलेट हो गई, उसका कोई कानूनी मायना शायद नहीं रहेगा, क्योंकि बोलेंगे हम उसको नहीं मानेंगे। लेकिन जब लिख के और उसको नोटरी करके दे रहे हैं और उसको सुप्रीम कोर्ट में पहुंचाने के आप बात कर रहे हैं, तो उसको ज्यादा ठोस वजन कुछ मिलेगा। ये भी एक प्रयास कर सकते हैं महाराष्ट्र के उम्मीदवार। और आपको बता दूं, बोलिए बोलिए बोलिए। अगर महाराष्ट्र में मेरे ख्याल से 100 ग्राम के आसपास 100 गांव में हो गया, आंध्र प्रदेश में ये चलने के लिए तैयार है। आंध्र प्रदेश के लोग उतावले बैठे हैं, उनको एक चिंगारी चाहिए, पूरा बारूद भर के, हर एक के सीने में बारूद भर के है आंध्र प्रदेश में भी, उनको एक चिंगारी चाहिए। अगर चिंगारी महाराष्ट्र से निकलती है, मेरे ख्याल से हरियाणा और महाराष्ट्र, उसके साथ साथ
आंध्र प्रदेश और शायद ओडिशा भी, ओडिशा में भी खेल हुआ है। पता नहीं वहां के लोगों की भावनाएं क्या है, मुझे पता नहीं, लेकिन वहां का वोटिंग पैटर्न और चुनाव नतीजे देखें तो आपको साफ साफ नजर आता है कि बीजेडी के साथ खेल हुआ, क्योंकि वहां जो लोकसभा के सीटें आए हैं और वहां विधानसभा के जो सीटें आए हैं उनको आप मैच करें तो आपको मामला आपको समझ आ जाएगा। लेकिन ये है कि अब तमाम जो है कुछ हमारे विचार, कुछ आपके विचार, पोहरे साहब के विचार, ऐसे अलग-अलग विचार आ रहे हैं। उसमें ये देखना होगा कि किसकी क्या ज़्यादा आसान है लोगों के बीच करवाना। इसमें है कि ये मुझे लगता है निजी तौर पर कि अगर हम एफिडेविट पे जाएँगे, तो बहुत सारे लोग सामने नहीं आएँगे। यहाँ पर तो पर्ची डाल के चले जाएँगे, एफिडेविट देना होगा तो एफिडेविट का मतलब पक्का है कि आज नहीं तो कल एफआईआर होगी। आज जी, नहीं तो कल, क्योंकि नहीं फिर नहीं फिर आइडेंटिटी नहीं छिपेगी, फिर आइडेंटिटी नहीं छिपेगी। तो इसलिए जी क्या है कि जो बड़ी संख्या में मतदाता, मतलब कहीं पर मान लिया कि 1000 मतदाता हैं, 1000 लोगों ने वोट डाला, तो पता चलेगा कि हो सकता है 80, 90, 100 आ जाएँ। तो वो पूरा का पूरा जाँच नहीं हो पाएगा। 800, 900 कहेंगे अरे यार जाएँ दो, किसी की सरकार बने, हम क्यों जाएँ मुकदमा झेलने। ये सामान्य सोच है हमारे देश में। तो इस वजह से, क्योंकि वो एफिडेविट का मतलब पक्का है कि मुकदमा होने होना है, वो कैसे भी हो। वो किसी भी उसमें हो कि आप साइकिल गलत चला रहे थे, आपके साइकिल में हेलमेट नहीं लगा लगा के साइकिल चला रहे थे, आपके साइकिल की हेडलाइट नहीं जल रही थी, वो कुछ भी कर सकते हैं। आपने जी मोटरसाइकिल, हाँ, जो है मोटरसाइकिल पे है तो कार का भी चालान हो सकता है, कार में है तो साइकिल का चालान हो सकता है, मतलब कुछ भी जी किसी बहाने भी हो सकता है। कुछ भी वो होगा। एक, लेकिन हाँ, कितनों का होगा? अगर हुँ, अगर लाखों करोड़ों में आ गए, हुँ, कितनों के करेंगे? ये तो है। हुँ, बात ये है, 100 का करेंगे, 1000 का करेंगे, 10,000 का करेंगे। हुँ, मान लीजिए लाख लोग आ गए, हुँ, मान लीजिए 10 लाख लोग आ गए महाराष्ट्र में से। हुँ, महाराष्ट्र तो बड़ा प्रदेश है। हुँ, हुँ, मैं कह रहा हूं जो पोहरे साहब ने जो 2 गांव की बात की है, उसके बाद में मेरे ख्याल से अगला नंबर रहेगा, डबल डिजिट में रहेगा या ट्रिपल डिजिट में रह सकता है। जो भी गांव हुँ, आगे आएंगे वो डबल डिजिट में नहीं रहेगा। हुँ, पोहरे साहब का जो कदम होगा, उसके बाद में जो भी हमें ये मॉक पोलिंग का बैलेट पेपर का जो भी गांव आएंगे, मेरे ख्याल से डबल डिजिट या ट्रिपल डिजिट में गांव की संख्या होगी पोलिंग स्टेशन की। लाखों को तो नहीं कर सकते। आपको नहीं, सर झुकाना ही पड़ेगा और महाराष्ट्र हरियाणा में दोबारा चुनाव कराना ही पड़ेगा। आप ये बहुत गनीमत समझ लीजिए, अगर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और लोकसभा के चुनाव नहीं होते तो आप संतुष्ट होना चाहिए उससे। आपको लिख कर दे देता हूं, आज के परिणाम के बाद महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव दोबारा होना ही होना है। चलिए, ये तो बड़ी बात है। आपने कहा कि दोबारा होगा, लेकिन कुल मिलाकर के आखिर में फिर से, क्योंकि मैं कई बार, लोग कहेंगे कि कई बार कितने बार सैल्यूट करोगे, लेकिन बनता है प्रकाश पोहरे साहब के लिए। उनको जी प्रणाम और जरूर, सैल्यूट। और मेरी तरफ से अगर भी। जो, बिल्कुल, और जो उन्होंने शुरू किया है, अगर जो बात कह रहे हैं राव साहब कि अगर ये 2 से 10, 10 से 100 पे पहुंच गया, तब तो फिर ऊपर वाला जाने, जिसको ढूंढ रहे हैं लोग, वही जाने क्या होगा। इजाजत दीजिए राव साहब, आप नजर बनाए रखिए क्या हो रहा है लगातार महाराष्ट्र में। अभी भी, क्योंकि अभी भी महाराष्ट्र की सियासत स्थिर नहीं हुई है। नतीजे आ गए, कल शपथ ग्रहण हो भी जाए, फिर भी अभी महाराष्ट्र की सियासत स्थिर नहीं हुई है। महाराष्ट्र में भीतर भीतर, जो कहते हैं ना बेचैनी, महाराष्ट्र बेचैन है कि ये हुआ कैसे, क्या हो गया, कैसे हो गया, बेचैन है। तो उस बेचैनी के बीच ये कई एक्सपेरिमेंट, कई कदम उठाए जा रहे हैं। उसी में से एक कदम है कल काली पट्टी और परसों मॉक पोल। इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर आप देखते रहिए। नमस्कार।